अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और आज प्रोग्राम में हमेशा की तरह डिस्कशन में साथ देंगे जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब मज़हर बरला साहब। मज़हर बरला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज डिस्कशन होगी, टॉपिक्स तो तकरीबन वही हैं लेकिन कुछ अपडेट्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन है, गहमा गहमी है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई अपडेट्स आ रही हैं तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बैट का निशान है, जो उनका इंतखाबी निशान है, वो अभी तक के लिए जो है वो छिन गया है। लेकिन आज की जो इत्तलात हैं उसमें बैट यानी बल्ला, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, वो उनको वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस तमाम बहस के दौरान ये बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला दे सके। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इसलिए वो तैनाती नहीं कर सकते। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि इस तरह अगर जनरल इलेक्शन में कोई तैनाती गलत हो जाती है तो इट डजंट मीन कि जो इलेक्शन है उसको चैलेंज कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सियासी पार्टी को निकाल सके। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि इंट्रा पार्टी रूल्स हमने बनाए हैं, हम ही उनको अपडेट कर सकते हैं और हम अपडेट करते भी हैं। हमने 20 दिन में इलेक्शन करवाए और इसके खिलाफ तकरीबन 14 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ दरख्वास्त दी। बैरिस्टर गौहर ने भी इसके ऊपर कुछ बातें की और उन्होंने ये कहा कि सिंगल बेंच जो है वो भी ये फैसला मुअत्तल कर सकता था। बैरिस्टर गौहर का क्या कहना था वो सुन के वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी कील अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद आदलिया पे रिस्टोर किया है। बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और सिंबल जो है या जो इंतखाबी निशान होता है किसी भी पार्टी का, वो ज़ाहिर है बुनियादी हक होता है उस पार्टी का, उसके वोटर का, उसके सपोर्टर का और जो भी उम्मीदवार जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं उनका। नुखैज़ साहब, इतनी अहम चीज़ है, फिर इसके ऊपर इस तरह का फैसला आ जाना कि जैसे आप ही कल बात कर रहे थे कि सेक्रेटरी जनरल की तैनाती जब ठीक नहीं है तो इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिए गए। और आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये बात की है कि अगर कोई तैनाती गलत हो जाए तो इट डजंट मीन कि आप इलेक्शन को चैलेंज कर दें, और वो हो भी गया और वो फिर रिवर्स भी हो गया। जी बहुत शुक्रिया सुमेरा। नॉर्मली जो प्रेसिडेंट है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, ये एक डिविजनल बेंच जो है वो ऐसे केसेस का फैसला करता है और यहाँ सिंगल बेंच ने ये फैसला किया है। मैंने पहले भी आपको कहा था मैं इस हक में हूँ, ज़ाती तौर पे मैं इस हक में हूँ कि निशान ये पीटीआई को मिलना चाहिए अभी। लेकिन एक आपने जो क्लिप दिखाया उसमें बड़ा एक मानिखेज जुमला आ गया कि अल्टीमेटली जो फतह है वो सच और हक की होती है, कोई इस टाइप का कोई जुमला था। ठीक है जी। सच और फतह आईन और कानून के मुताबिक होती है और वो हक की फतह उसी वक्त होती है जब पीटीआई के हक में फैसला आए। वो नवाज शरीफ के हक में आए, वो उनकी सजाएं माफ हो तो वो तो जाहिर बात है हक की फतह तो ना हुई, वो तो हक की शिकस्त हो गई। लेकिन चले पीटीआई को निशान मिल गया। अभी बहरहाल ये स्टे लिया है, अदालत ने स्टे दिया बल्कि इनको, और फैसला भी होना है। अभी केस आगे चलेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उसके ऊपर स्टे दिया ना कि अभी वो बरकरार रहेंगे। उसी की वजह से बल्ले का निशान गया ना, ठीक है, उसी की वजह से गया ना बल्ले का निशान। तो वो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जो ये जो जुमला उन्होंने कहा ना जी बैरिस्टर गौहर ने कि जी हमारा आइन अपना है, हमारी मर्जी, उसमें जब मर्जी अमेंडमेंट कर लें वो कर लें, जब बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
लेकिन उसका कोई नोटिस होना चाहिए ना, उसका पता चलना चाहिए ना। ये नहीं कि आज आपने रातों रात कुछ अमेंडमेंट कर ली और इलेक्शन कमीशन को पता नहीं और आपके वोटरों को भी पता नहीं, आपने रातों रात उसमें कोई तब्दीली इंटरनेट पे कर ली। लेकिन उसकी कुछ पेनल्टी होनी चाहिए ना। बट फॉर्मेलिटी है उसकी, पेनल्टी उसकी कोई हो पेनल्टी भी है। हाँ जी, तो वो ये नहीं है कि आप उनके इलेक्शन कलअदम करार दे दें। नहीं, वो किस बुनियाद पे होते हैं? अब आप यूं कह लेना कि अगर इलेक्शन कोई कलअदम करार पाएंगे किसी पार्टी के, तो उसकी बुनियादी चीजें आप मुझसे पूछ लें कि वो किस बुनियाद पे होंगी। वो यही बुनियाद होती है ना, आपने जो कुछ कहा होता है, जो कुछ आपने लिखा होता है, उसी की रूगर्दानी करते हैं जिस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार पाते हैं। लेकिन अगर मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर ये इलेक्शन कलअदम करार भी पा गए, तो पहली बात तो ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा हुआ था जी हम आजाद उम्मीदवारों के बलबूते पर लड़ेंगे, जाहिर है फिर और अगर ना भी हुआ, मेरा नहीं ख्याल बल्ले का निशान नहीं होगा, मेरा ख्याल है होगा। ना भी हुआ तो यहाँ पहले भी बात हुई है, जिन लोगों ने तलवार के निशान की बजाय तीर के निशान पर लड़ा था इलेक्शन, तो वो भी तो जीत गए। अगर अवाम किसी के साथ होगी तो वो जितवा देगी, नहीं होगी तो फिर आप बल्ले का निशान रखें या गेंद का। आपका इंतखाबी निशान है ना, आपकी उसके साथ एफिलिएशन है, आपको पता है कि आप फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, फिर उसके लिए बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारा निशान। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बड़ला साहब, नोटिफिकेशन जारी ना करना किसी भी तायुनाती का, आपको नहीं लगता कि इसकी कोई ना कोई पेनल्टी होनी चाहिए कि आप ये करें या ये करें? उसके लिए इलेक्शन को कलअदम करार दे देना, एक पार्टी को डिस्टर्ब कर देना इतना ज़्यादा जब इलेक्शन चल रहे हैं और बाकी बहुत सी मुश्किलात का भी वो सामना कर रही है इसके साथ साथ। देखिए, गुजारिश ये है कि तलवार और तीर की बात और है, यहाँ जब आप किसी पार्टी का इलेक्शन ही कलअदम करार देते हैं तो फिर उस पार्टी को निशान नहीं मिलता। सही, चूँकि वो पार्टी आपके जो शरायत हैं उस पर पूरा ही नहीं उतरती, तो उसको निशान कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही। इसीलिए ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें पीटीआई की मारी गई। बिल्कुल सही। तो वो जाहिर है उन्होंने हाई कोर्ट रुजू किया। हाई कोर्ट ने आज फैसला एक तरह से ये किया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया, ठीक है, और 9 जनवरी की डेट दे दी। तो बड़ा साहब ये इतना आसान था कि इसके ऊपर थोड़े बहुत दलाइल दिए गए बैरिस्टर अली जफर की तरफ से और ये फैसला जो है रिवाइव हो गया, कलअदम करार दे दिया गया। नहीं, वो फैसला देखिए स्टे दिया ना, मुअत्तल किया फैसला। जी जी बिल्कुल। नोटिस जारी किए हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहां थे, वो जवाब दे रहे थे। ये नहीं है कि हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं था। नहीं, इलेक्शन कमिशन का अब गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं, उनके नुमाइंदे 9 जनवरी को जाएंगे और 9 जनवरी को बैरिस्टर अली जफर भी अपने दलाइल देंगे। सही है। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई जो भी सौदा घड़ के लाएगा वो अदालत के रूबरू पेश होगा, जो अली जफर साहब कहेंगे वो भी अदालत के रूबरू होगा और अदालत फैसला देगी। मेरा ख्याल है कि ये जो बात है ना कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद किसी का इलेक्शन निशान छीनना, हाँ जी, वो मेरे नज़दीक तो बददियानती है। या तो आप ये काम पहले कर देते और एन इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद अगर आपने ये काम किया है तो फिर तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त पार्टी बना हुआ? तो देखिए, वो तो परवेज खटक की बातों ने भी जाहिर कर दिया है। अब परवेज खटक साहब वजाहत करें या इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि भाई ऐसा नहीं हुआ। परवेज खटक साहब कहते हैं मुझे ऑफर आई थी। हाँ जी। वो ऑफर से मुराद तो फिर यही है ना, कल नुखैज साहब ने भी बात की थी कि जैसे कोई घर आके आपको कहे कि निशान ले लो जी, निशान ले लीजिए बल्ले का। तो इलेक्शन कमीशन ये क्या काम कर रहा है? अच्छा, वैसे इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी, तरदीद की है उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल, उन्होंने कल कह दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। चले, वो तरदीद कर दी। और इसमें फिर सच किसको माना जाए? अब ये तो क्योंकि वो भी एक सीनियर सियासतदान है, वो भी कह रहे हैं कि जी मुझे ऑफर आई है उधर से इलेक्शन कमीशन ने हम जी तरदीद को मान लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के गले में आएगा ना अगर कोई ऐसी बात हो सकता है निचले लेवल पे किसी ने कहा हो कि जनाब तानू भले का निशान ले देने हैं। ये भी हो सकता है, ये भी होता है ना। ये डायरेक्टर लेवल के लोग या इस तरह के सुपरिटेंडेंट टाइप लोग ऐसे ऑफरें करते हैं कि वो निशान खाली हो गया जी, वो आपको ले देते हैं, ठीक है हम बात कर लेंगे। बिल्कुल सही। वो जैसे पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर। अच्छा, मेरा ख्याल है ये ऑफर उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आई होगी, ये हो सकता है कहीं और से आई हो उन्हें ऑफर। कोई इंतजामिया के किसी बंदे ने कहा हो, मतलब कोई मुखालिफ पार्टी के कुछ साथ जो मिलने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा हो
अच्छा। हमारे होते हैं ना कुछ और लोग जो कहते हैं यार साडा अंदर नहीं, बंदा आपके है। ज़हन में कोई खास बंदा या कोई खास नाम आ रहा है तो आप हमारे साथ शेयर कर खास सकते नाम होता तो मैं फौरन आपको बता पार्टी अच्छा बता जी, दीजिए। नून लीग नाम के लिए बताए बड़ी बगैर तो मुझे मजा ही नहीं आता ना। नाम पार्टी नून बता लीग के दीजिए। लिए अच्छी खबर है। हाँ जी, हाँ वो जी। सुन लें। जी जी प्लीज। नून लीग के लिए अच्छी खबर है कि कल मखदूम फैसल साले याद नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। और पिछले दिनों मैंने कहा था, जब आपने सवाल किया था हाँ जी। कि मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला होंगी, तो मैंने कहा था नहीं, मेरे इल्म में ये खबरें थीं, वो किसी खास शख्सियत के कहने पे आ रहे हैं। अच्छा। और किसी खास शख्सियत के कहने पर ही नून लीग की क़यादत जा रही है उनके पास। वो कोई शाह जी पॉलिटिकल में। पर्सनालिटी है बड़ा सा? वो गैर सियासी लोग भी सियासी होते हैं। Okay, got it. आपको पता है ठीक कि हो यहाँ पाकिस्तान में गैर सियासी लोग भी हर कोई सियासी है। यहाँ तो दुकानदार भी सियासी बना हुआ है। ठीक है। होटलों में वैसे भी सियासी हैं। तो चलें। मखदूम फैसल साले याद जो है ना, अगर खुदा न खास्ता नून लीग जीत गई तो वजीर आला पंजाब मखदूम फैसल साले याद। चलें, ये बड़ी एक खबर है, इसको हम सेव कर लेंगे। अच्छा आपका। इसके काउंटर में मेरा भी जुमला ले प्लीज लीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर वो सीएम नहीं बनेंगे? नहीं, पार्टी तो वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा। लेकिन कैसी अजीब सी बात है सुमेरा, फैसल साले याद नून लीग ज्वाइन करें तो इसके पीछे किसी का हाथ होता है। लतीफ खोसा जब पीटीआई ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी मर्जी से करते हैं। सही है। एतजाज अहसन जब पीटीआई ज्वाइन करते लेकिन हैं उनके तो बारे में ऐसी सुनो तो कोई सही। खबरें नहीं ना आई कि उनको इनके सीएम बारे बना में भी दिया कोई जाएगा या खबरें नहीं, गवर्नर। इनके बारे में भी कोई खबरें नहीं है। वो आप मतलब हर एक का हक है वो जो मर्जी कहता रहे, ठीक है। लेकिन कोई खबरें नहीं है इनके बारे में भी। हर का क्या जो मर्जी कहता रहे, ठीक हर एक का हाँ, हक है ना जो बिल्कुल, मर्जी हर किसी कहता का रहे। हक। मैंने ठीक तो है। आपका हक तस्लीम किया हुजूर। और दूसरी बात ये जो कहना, मुझे तो वैसे ना सच्ची बात है, अब ये मेरा ख्याल है, ख्वाबो ख्याल कह लें, मुझे तो ऐसे लगता है कि लतीफ खोसा साहब को पार्टी में बकायदा प्लांट किया है उन्होंने। अच्छा। जरदारी साहब ने अच्छा। कि जाओ खोसा साहब। अच्छा जी, आपने- PTI की बर्बादी को लाएं। आपको खान और साहब का सुमेरा मिर्जा, जी जी जी। आपने नाम नहीं पूछना। देखिए, जो लोग हुकूमतों में होते हैं हाँ जी, उनका नाम सामने आ जाए वो फिर बातें नहीं बताते। ठीक हो गया। बिल्कुल अभी एक शादी की तकरीब में पंजाब हुकूमत के एक वजीर, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, मौजूदा जो है। मौजूदा, ओके। कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, बड़ी ख्वाहिश है आपकी? उसने कहा नहीं नहीं, ख्वाहिश है, कोशिश भी है, इलेक्शन नहीं हो रहे। ओके ओके। तो मैंने कहा रीजन चलो, नहीं बताया उन्होंने बड़ा साहब आपको? बहुत रीजन तो आपको वही पता है, जो कोई भी वजह बनाई जा सकती है। वजह बनाने में यहाँ आपको पता है बड़े बड़े कारीगर लोग हैं। ठीक है, वजह तो कोई लेकिन भी इस बन वक्त सकती इस वक्त बड़ा साहब मेरा ख्याल है जो गहमा गहमी है, जो प्रेपरेशंस चल रही हैं और जो जितनी तेजी से काम हो रहा है और जिस तरह होना भी चाहिए, उससे तो ऐसे भी कोई आसार तो नजर नहीं भाई आते वो हैं कि पुराने इलेक्शन दोस्त जो है मेरे, उन्होंने पुरानी दोस्ती के हो नाते सकता है बात वो बता आपने जैसे दिया। कहा ना कि ख्वाहिश है, तो हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन उनकी आसार ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि हाँ, ये एक बता रहे हैं, मुझे 3 वजीरों ने ये मिले और उन्होंने ये बताया कि ये हो रहे हैं इलेक्शन। शादी की तकरीब तो वो नहीं थी, लेकिन वो वजीर भी नहीं बल्कि वजीर से आगे की कुछ चीज होते हैं। ओके अच्छा, ओके। वो क्या होता है? और वो होते हैं चलें, कुछ explain जिन्नात करें नुखेर साहब। जिन्नात होते हैं ना। वजीर से आगे वजीर आला नहीं होता, वजीर आला से आगे वजीर आजम वज़ीर नहीं आज़म होता। होता है। होते हैं कुछ वजीर होते हैं चलें जिन्हें चलें सीनियर अच्छा वज़ीर चलें, कहते हैं। हम लोग अपने जिस टॉपिक पे थे, नुखेर साहब आज अदालत ने एक बात की है जिसको आप जब से इलेक्शन की ये आवाज़ जो है वो शुरू हुई है, जिसको आप डिनाई करते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए कोई मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है ना। आज अदालत ने ये कहा है कि लगता है कि एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर किया जा रहा है, तो अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये किसी अभी का भी आप जाती कहेंगे? बयान हो सकता है, जज ने एक ऑब्जर्वेशन दे दी, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ डिस्कस हुआ था कि लतीफ खोसा साहब की बहू को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। तो लतीफ खोसा साहब ने भी तस्दीक की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके बेटे ने भी तस्दीक की जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पहली बात तो ये कि किसी के आसपास पुलिस फिर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गिरफ्तार हो गया। नहीं तो अगर कोई कागजात नामजदगी जमा कराने आया है तो उसके आसपास पुलिस का फिरना बहुत जरूरी है। तो गिरफ्तारी एक अमल है पूरा, उसको आप गिरफ्तार नहीं फिर कहते, ठीक है, उसको कहते हैं तहवील में लिया, उसको गिरफ्तारी नहीं कहते। नंबर 2 अच्छा कि ये जानबूझ के, अभी उस दिन हमने वो बिलाल विरक वाली खबर डिस्कस की थी जी जी कल, बिल्कुल, कल हमने किया कि वो जख्मी उनकी वाइफ ने ट्वीट की कि हाँ, भाई कि ये वो तो तस्वीर उनकी नहीं। ये तो आपके सामने मिसाल आई ना। नुखेर साहब, शाइस्ता खोसा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ये असल में ये मामला है क्या वाकई जो है वो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया
या सिर्फ आप लोगों को हरासा किया गया, गाड़ी में बिठाया गया, ये क्या वाकया है? ये प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारे जहन में जो शक्को शुबहात हैं वो क्लियर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गिरफ्तार किया गया वो सबके सामने है और अभी तो वो वीडियो भी बहुत वायरल है। और देखिए, यहाँ पे एक वक्त होता था कि हम कह सकते थे आजादाना तौर पे कि रूल ऑफ लॉ होता था। आज वो होता था, अब हमें नजर नहीं आता। आज कहीं पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे आजादी नहीं है और रूल्स ऑफ द गेम्स नहीं है कि किसी के लिए अगर नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार किया गया तो कहाँ ले जाया गया, क्या हुआ आपके साथ उस दिन? पूरा वाक़या हमारे साथ बयान कीजिएगा। देखिए, मैं तो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने आरओ के ऑफिस गई थी और मेरा ऑथराइज्ड पर्सन, मेरे लॉयर सब मेरे साथ थे। ठीक है। और जब वो आरओ के ऑफिस में जाने के लिए उन्होंने गेट्स जो है वो टोटली बंद किए हुए थे। सबसे पहले वहां पे जो है गार्ड्स बैठे हुए थे, एसएचओस बैठे हुए थे जो पहले पेपर्स देखते थे। ठीक है। और पेपर्स देखने के बाद अगर तो आपके पेपर्स पे, नॉमिनेशन पेपर्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एहतसाम पार्टी, ये पुलिस एहलकार बैठे थे वहां पे? जी जी, पुलिस एहलकार बैठे हुए थे। एसएचओ बैठा हुआ था, खुद वहां पर मौजूद था। वो यूनिफॉर्म में थे या सिविल? नहीं जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म में थे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। का कानून है, इसलिए कह रही हूँ जंगल का कानून है। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म्स देखे और देखने के बाद कहा कि ये शाइस्ता खोसा साहबा के नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं। उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने पूछा शाइस्ता खोसा वो जो लतीफ खोसा फॉर्मर गवर्नर की बहू है? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा वो खुद कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा जी वो खुद गाड़ी में बैठी हैं, लेकिन हम ऑथोराइज पर्सन हैं तो हम सबमिट करेंगे। ठीक है। तो वो फोन पे लग गया। 2 मिनट उसने कहीं पे फोन पे बात की और उसके बाद कहता है कि मैडम साहिबा को 1 मिनट के लिए बुलाइए कि वो नीचे उतर के आए। और फिर वो खुद मेरी गाड़ी की तरफ चल के आने लगा। इतने में मेरे स्टाफ ने कहा, मैं खुद उतर के नीचे आ गई। ठीक है। जब मैं नीचे उतर के आई तो उन्होंने कहा मैडम आप अंदर नहीं जाएंगी? मैंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे ऑथोराइज पर्सन जो है वो अंदर जाएंगे और सबमिट करके आएंगे। ठीक है। और मीनवाइल 1 सेकंड के अंदर उसने कहा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और सबको गिरफ्तार कर लो। फिर आपको गिरफ्तार किया गया? जी जी। इतने में मोबाइल वैन वहां पे मौजूद थी। लेडी कांस्टेबल्स अंदर से गेट से आ गईं। उन्होंने सबको पकड़ के मोबाइल वैन में डाला। आपके साथ कौन कौन था शाइस्ता जी? आपके साथ कौन कौन था जिनको आपके साथ गिरफ्तार किया गया? देखिए, मेरे साथ 6 से 7 वकील थे। इसके अलावा और 8-10 लोग थे जिन सबको अरेस्ट कर लिया। आपको अरेस्ट करके फिर कहाँ ले जाया गया? मुझे अरेस्ट करने के बाद वो गार्डन थाने लेकर गए। गार्डन थाने लेकर गए और मुझे वहां पे जाके कहा मैडम आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो आप बहुत तरीके के साथ अपने मोबाइल जो हैं वो गाड़ी में रख दीजिए। और मेरी गाड़ी को भी गार्डन थाने में ले आए। आप अपनी ये मोबाइल गाड़ी में रख दें और गाड़ी की चाबी उन्होंने फेवर किया कि उसमें आपकी चीजें हैं, अशिया हैं, तो ये आप चाबी रख लीजिए। हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है और आपको हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है। फिर आप कितनी देर वहां पर रही शाइस्ता जी? देखिए, मैं तकरीबन आधा घंटा वहां पे रही। मेरे तमाम कलीग्स, मेरे एसोसिएट से मोबाइल्स ले लिए और उसके बाद उनकी बाकी अशियाज भी ले ली। आधा घंटा वहां पे बिठाया और आधे घंटे के बाद फिर मोबाइल वैन में बिठाकर और फिर हमें मॉडल टाउन थाने में ले गए। फिर मॉडल टाउन थाने में वहां पे रोका, काफी देर गाड़ी में ही मोबाइल वैन में बैठे रहे। फिर मॉडल टाउन थाने से गुलबर्ग ले गए। फिर गुलबर्ग से नसीराबाद ले गए और फिर मेरे साथ जो थे वो 2 से 3 लोग जो थे वो सिविल कपड़ों में थे। और फिर उसके बाद फोन आया कि मैडम को कसूर साइड पे ले जाएं। और फिर मुझे कसूर, आपको आइडिया है कि किसकी कॉल आई उनको? नहीं पता, लेकिन जो उनमें 1-2 पुलिस अफसरान थे वो यही बारहा कह रहे थे कि मैडम साहब हम मजबूर हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, हम मजबूर हैं। हमें हम गरीब लोग हैं, हमें माफ कर दें। मोहतरमा बात सुनिएगा, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाह रहा हूँ। पार्टिसिपेंट बैठे हैं हम यहाँ पे। जी जी। आपको आपके बेटे से कल बात हुई, उन्होंने सख्ती से तरदीद की कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया। खोसा साहब से बात हुई, उन्होंने भी तरदीद की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये तजाद बयानी क्यों हो गई? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो आपके बेटे की वीडियो ऑडियो बेटा नहीं यार, बेटा किधर से बना दी? खोसा साहब
खोसा साहब मेरा का सर, खोसा साहब के बेटे से बात हुई, उन्होंने की बात हो कहा रही है। किसी को अगवा नहीं किया गया, ना अरेस्ट किया गया, तो उनके पास बिल्कुल ऐसा ऑडियो नहीं है, मौजूद है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मेरा बेटा 3 साल का है। वो आपके बेटे से मुराद, मैं माजरत चाहता हूँ, खोसा साहब का बेटा, लतीफ खोसा साहब के बेटे की बात। जी, मैं खोसा साहब के, आप मेरे हस्बैंड के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख लीजिए ना, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए। सुमेरा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो ऑडियो जरा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब जी। वो नखी साहब वो थोड़ी कह रहे हैं कि वो पर्सनली उन्होंने नहीं, शेयर अब की इसमें थी। बहस में क्या मैं ये करना? कह रही हूँ कि जब वो खुद कह रही है कि मुझे गिरफ्तार किया गया, गार्डन ले जाया गया, मॉडल टाउन ले जाया गया, गुलबर्ग ले जाया गया, नसीराबाद और कसूर की तरफ। अब आप इसमें से क्या छानना चाहते हैं? आप एंकर ना बने, बात करने दें पहले सुमेरा को जी। उसके बाद भी आगे सुनिए कि मेरे हस्बैंड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गए, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाके पटिशन फाइल करने के लिए कि मेरी मिसेज ऐसे नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने गई है, और मेरे एक एसोसिएट ने, शायद आज मैं मिसिंग पर्संस में होती अगर मेरा एक एसोसिएट वाइज नोट मेरे हस्बैंड को ना ड्रॉप करता। और जब मेरे हस्बैंड चीफ जस्टिस के पास गए, और जब चीफ जस्टिस ने इसमें जो है अपना रोल प्ले किया, तो उसके बाद 10:30 बजे के करीब जो है एक गाड़ी लाहौर से आई और मुझे निश्तर थाने से वापस लेकर मुझे गार्डन थाने में 10:30 बजे रात को लेकर आए, और मेरे बाकी तमाम कलीग्स को रात को 11:30 12 बजे छोड़ा उन्होंने। ठीक है, ठीक तो है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। शाइस्ता खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। शाइस्ता खोसा की नाज़रीन आपने बात सुनी। अच्छा, मैं सुमेरा एक बात करना चाहूंगा। आप प्रोड्यूसर साहब से कहें कि उस ऑडियो को मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है प्रोग्राम से पहले भी, उसको चलाने में क्या हर्ज है, ताकि पता चले कि उनके हस्बैंड क्या कह रहे हैं, तो उससे बात पता चलेगी। अच्छा, क्या वो जो कह रही है, जो बंदा सुमेरा, वो जो झूठ बोल रहा है या हस्बैंड, पता नहीं देवर है कि वो जेठ है कि कौन है, ये पूछ लें आप। अब ये मैं पूछ लूंगी उनसे, बेटे मैं पूछ लूंगी उनसे उनकी ऑडियो की भी हम अब बात ये कर कौन लेते से हैं। बेटे की ऑडियो है, हमें तो नहीं पता। देखिए, नुखैस साहब बेटा हो, उनका कोई कजन हो, कोई भी हो, जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं शाइस्ता खोसा की, जो अभी हमारे साथ लाइन पे थी और उन्हें ऑन रिकॉर्ड लाइव एक प्रोग्राम में सारी अपनी आप बीती बताई है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कहां ले जाया गया। उनकी जुबानी सुन रही है ना आप? जी जी, ये तो उनकी बात पे उनकी मैं बता रहा हूं आपको कि इस राय को परवान देखें, घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना, नुखैस साहब, इट डजंट मीन सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, नुखैस साहब, उन्होंने तो ये भी बताया सोशल मीडिया पे कल से चल रहा है कि लतीफ खोसा साहब की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया, एक तरफ चल रहा है उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक तरफ चल रहा है उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं किस बात, आप इस बात पे, आपको इस बात पे उसूलन यकीन करना चाहिए, जिनको हमने फोन कॉल पे लिया और उन्होंने हमें सारी डिटेल बताई, इन पे यकीन करते उन्होंने कहा कि पहले मुझे गार्डन थाने ले जाया गया, फिर मॉडल टाउन थाने ले जाया गया, फिर मुझे गुलबर्ग ले जाया गया, फिर मुझे नसीराबाद ले जाया गया, फिर मुझे कसूर, नहीं, मैं उसी तरफ आ रही हूं, फिर मुझे कसूर ले जाया गया, और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया चीफ जस्टिस के साथ, फिर उन्होंने उनका ये ऑर्डर आया, या उनकी इन्वॉल्वमेंट से जो कल हम लोग ऐसा बात कर रहे थे कि अदालतें एक्टिव हुई हैं, तभी कहीं जाके कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो गई। तो गिरफ्तारी नहीं डाली होगी ना उन्होंने, में लेना बात है हिरासा करना, गिरफ्तारी और चीज होती है। चले ठीक है, आप थाने में आप 8-10 बात का पता है ना कुछ। नुखैस साहब 8-10 थानों में आप फिरा चुके हैं, ठीक है, एक बंदे को आप कह रहे हैं कि तहवील में लिया जाना ठीक है, जो किसी चीज का पता है, सिर्फ बोलने का पता है। नुखैस साहब थाने और ये और दूसरों पे इल्जाम लगाने तो आप बोलते हैं इस प्रोग्राम में, ना आप तहकीक करते हैं ना आप पढ़ते हैं। नुखैस साहब तहवील आपने सुबह से बहस लगाई हुई थी ना, अब सच आ गया आपके सामने, आपने सुबह से बहस लगाई हुई थी, अभी सच आ गया आपके सामने, अब सच आ गया, अब सच आ गया, अब आपको शर्म करनी चाहिए। ठीक है बड़ा साहब, ठीक है बड़ा साहब, मुझे फरीक ने खुद चले बड़ा साहब, जो मुतलका फरीक दूसरे कुछ कहते हैं उनकी बात आप मानते हैं, बड़ा साहब, तब आप कहते हैं दूसरी तरफ की जो खातून गिरफ्त में गई, पुलिस गिरफ्त में गिरफ्तार नहीं हुई, उसने खुद सारी स्टोरी बयान कर दी है, अब कोई चीज नहीं रह गई। ये स्टोरी झूठ है, इसमें लूपहोल्स है स्टोरी में, ये स्टोरी झूठ है, तो ये फिर सही स्टोरी क्या है आप बता दीजिए। सही मुझे नहीं पता, जो ये कह रहे हैं उनके लूपहोल्स मौजूद है। मैं आप इस बात को मान रहे, सुने मेरी बात, आप इस बात को मान रहे कि तहवील में लिया गया उनको। लतीफ खोसा साहब से बात हुई, आप मानती हैं
सुबह बात हुई प्रोड्यूसर साहब की, उनकी बात हुई, उन्होंने क्या मैसेज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? हो सकता है वो ना बताना चाहते हो। अच्छा मेरी बात सुने ना, अपनी दफा आप कहते हैं हो सकता है, इनकी दफा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूं, ये क्लियर है, नल एंड वाइड है, और ये जो कह रही है वो सच है। एक घर का मर्द है, वो नहीं करना चाह रहा होगा, ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता कि एक खातून है जो झूठ बोलना चाह रही है, वो कह रही है भाई नहीं हो सकता भाई, वो कह रही है मेरे हस्बैंड के ट्वीट पढ़ लें आप। मैं अज्यूम करूं तो आपकी बात क्यों करूं? वो कह रही है मेरे हस्बैंड के ट्वीट पढ़ लें आप लतीफ खोसा साहब की गुफ्तगू सुन लें, आप अभी कंफर्म कर लें उनसे। आपको लग रहा है लतीफ खोसा साहब ठीक ये गलत क्या है? और वो लाइव आके हमसे ये बात करी, तो लतीफ खोसा साहब नहीं आना चाह रहे, इसके ऊपर उनके बेटे का बयान नहीं चला सकते हम, बोल सकता। लाइव आने का ये मतलब होता है? लतीफ खोसा साहब नहीं आना चाह रहे, उनके बेटे का बयान वो चाह रहे हैं कि ना चले, लेकिन जो मुझे जवाब देना, जो चीज मेरे हक में जा रही है वो नहीं चलनी चाहिए, उनके ऊपर जो मैं अपने जवाब देना चाह रहा हूँ वो नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं आजकल लोगों को, प्रेशराइज क्या कर रहे हैं? प्रेशर नहीं हो सकता। ये प्रेशर नहीं है जो आपने अभी आप इस बात को तो मान रहे हैं ना कि तहवील में लिया गया। अभी जो आपने चलाया इस पे कोई प्रेशर नहीं था, जो वो चलाएंगे उस पे प्रेशर आ जाएगा। आप ये बात मान रहे हैं कि तहवील में लिया गया? तहवील में लिया गया होगा तो ये ठीक होगा, मैंने ये कहा, ये तहवील में लिया लेकिन ये जो इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुना रही हैं, इसमें इनके अपना लतीफ खोसा साहब को पता होना चाहिए था सुसर साहब को कि क्या हुआ है। वो खुद जब बयान की तस्दीक नहीं कर रहे तो इनकी बात कैसे मानूं? ठीक हो गया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं शाइस्ता खोसा ने जो भी बात बताई है वो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, ये कोई स्टोरी घड़ी है उन्होंने और उसके अंदर लूप होल्स हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पिछले दिनों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर नून लीग में आपसी कुछ तजादात हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके ऊपर नुखेज़ साहब आपको याद होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब जो है वो ऑल ओके की रिपोर्ट है। आज जो भतीजे हैं उन्होंने ताया से अपने सारे शिकवे जो हैं वो खुल के बयान कर दिए हैं और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा है मरियम नवाज को और हमजा शहबाज को। मरियम नवाज को ये कह रहा है कि एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छा बोलना जानती हैं, लेकिन अगर सियासत में देखा जाए तो हमजा शहबाज जो है वो एक अच्छे सियासतदान है और उनके जो सियासी स्किल्स हैं, पॉलिटिकल जो उनके स्किल्स हैं वो बेटर हैं मोर देन मरियम नवाज। तो अब ये बहस छिड़ चुकी है। ये बहस क्यों छिड़ी है, इसकी रीजंस क्या है? नुखेज़ साहब आपको तो पता होंगी। मुझे क्यों पता होंगी? आपको पता होना चाहिए ना। आपसे लड़ाइयां, हाँ मैं आपको एक एनालिसिस दे सकता हूँ। बिल्कुल, और उस एनालिसिस के लिए आप हमारे एनालिस्ट ही हैं, हम आपसे एनालिसिस ही लेते हैं, खबरें थोड़ी लेते हैं। बात पता क्या होती है, जो पार्टीज भी अपने ये इलेक्शन के दिन आते हैं ना, तो शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, मियां साहब का, मरियम नवाज शरीफ या उधर दूसरी पार्टियों की तरफ भी चले जाएं, जी जी। आपस में इख्तलाफ होता है। अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे बिलावल और जरदारी साहब का इख्तलाफ, ठीक है, और उनमें भी हो सकता है मंजर-ए-आम पर नहीं आया, मंजर-ए-आम पे आया तो हमने डिस्कस किया ना। मंजर-ए-आम पर शिकवे नहीं किए गए, उन्होंने बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में कहा कि वो तरबियत, उन्होंने कहा कि बूढ़े सियासतदानों को नहीं आना चाहिए सियासत में, जिसके जवाब में उन्हें कहा गया कि आपके वाले साहब भी तो बूढ़े हैं, तो यकीन उन्होंने पता होगा पहले। फिर जरदारी साहब ने कुछ कहा उनके बारे में इंटरव्यू में कि जी समझ जाएगा, बच्चा है, टिकट तो मैंने इशू करने हैं ना, ठीक है। तो ये होता है हर एज का, हर पार्टी के लोगों का, जहां जहां आपके लोग मौजूद हैं वो आपसे इख्तिलाफ राय रखते हैं, होना चाहिए इख्तिलाफ राय, बड़ी अच्छी बात है इख्तिलाफ राय, लेकिन इख्तिलाफ राय का एक हुस्न होना चाहिए। हाँ जी, इख्तिलाफ राय थड़े वाला ना हो, स्ट्रीट बॉयज वाला। ये तो यही है ना, मियां साहब पार्टी में काम नहीं, वो नहीं कर रहे ना, सुने, साइड लाइन किया जा रहा है। तो देखिए ना, उनका हक है कि वो ये कहें कि जिन उम्मीदवारों को वो नामजद कर रहे हैं, जिन लोगों को वो लाना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं, एक तो हल्के कम हो गए, ऊपर से उम्मीदवार भी जरूरत से ज्यादा आ गए, तो अब उन्होंने टिकट्स देने हैं, तो इसका फैसला जाहिर बात है पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड जो कर रहा है उसमें हमजा शहबाज को तहफ्फुजात होंगे, कहीं कोई ज्यादा सीटें मांग रहा होता है, कहीं कोई दूसरा पार्टी दूसरी साइड। वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जो वफादार आपके वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स हैं, आप उनको इग्नोर करें। अच्छा, उसमें एक बात सुन लीजिए, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम पता क्या होता है, आपने ना सिर्फ इलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं लड़ने होते कि आप एक वफादार हैं। इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस है, उसमें आपने इलेक्शन को पूरे को बाकायदा कुकड़ों की लड़ाई की तरह लड़ना होता है, दिन रात जागना और ये करना। पुराना जो वर्कर है वो अगर इस बुनियाद पे शामिल हुआ है कि मुझे पार्टी में मैंने इलेक्शन जीतना है, तो ये तो ज्यादती है। नजरियाती वर्कर तो पार्टी के नजरियात के साथ चलता है, और अगर कोई पार्टी का वर्कर ऐसा है जिसका जो नजरियाती वर्कर है जी जी, और उसका नजरिया पार्टी के साथ है और वो इलेक्शन लड़ने का
हौसला भी रखता है, ठीक है, उसको जरूर देना चाहिए। और मैं समझता हूं जो टिकट इशू होंगे उसमें इस दफा आप देखिएगा किसी भी पार्टी में कोई भी इतने ज्यादा नजरियाती उनके उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि इस दफा माहौल कुछ और है। ठीक है, ठीक है। बरला साहब, जो शहबाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज साहब हैं, उनके जो फेवरेट्स हैं उनके दरमियान मुकाबला जारी है कि किसको टिकट इशू किया जाए और किसको नहीं, और उस पर हमने देख लिया कि आज हमजा शहबाज साहब भी बोले। अंदर की कहानी आपको मालूम है, क्या इश्यूज चल रहे हैं इनके आपस में? अंदर की कहानी तो गुल नखीद अख्तर साहब ने बयान कर दी है। नहीं, वो कह रहे मुझे क्या पता। मैं तो बाहर बैठा हुआ एक मुसाफिर हूँ, तो बाहर बैठ के तजिया करूँगा। असल में जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उस वक़्त जिन लोगों ने सपोर्ट किया, कई वादे वईद उस वक़्त हुए। फिर जब इनकी डील होती रही, बड़े मियाँ साहब की वापसी थी, फिर भी वादे वईद हुए, तो कई ज़ाहिर रहनुमा उन वादे वईद की नज़र हो रहे हैं। जैसे तलाल चौधरी की जगह वो दूसरे उम्मीदवार हैं, वो पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आए, फिर उन पीटीआई के उस ग्रुप में राजा रियाज के ग्रुप में थे, ठीक है, तो उनको नवाब शेर वसीर उनको टिकट दिया जा रहा है। इसी तरह देखिए एहसन इकबाल जो हैं वो एक सूबाई सीट पे उतर आए हैं, हाँ जी, जहां उनके बेटे ने उतरना था, और वो एनए का भी लड़ रहे हैं और दानियाल अजीज की भी मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी में बड़ी खिचड़ी पकी हुई तो ये है। इत्तेहादियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं बरला साहब? अभी तो अपने अंदर इनके खिचड़ी है ना जी। अब देखें वो जो इस्लामाबाद की एक सीट है, हाँ जी, वहाँ ज़ीशान नकवी उम्मीदवार हैं, ठीक है, डिप्टी मेयर रहे हैं जी, इस्लामाबाद डिप्टी के, मेयर और हैं, वहाँ इनके पुराने एमएनए अंजम वकील खान भी हैं, उनके दरमियान भी टाई पड़ी हुई है। ठीक है, और ज़्यादा अब कभी इम्कान ये है कि ज़ीशान अली नकवी जो है उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ज़ीशान अली नकवी ने परफॉर्म किया है पिछले सालों में, ठीक है, और नून लीग को अगर इस्लामाबाद में जिंदा रखा है तो ज़ीशान नकवी ने रखा है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा तो जो काम करेगा ज़ाहिर है पार्टी उसको चाहेगी, तो लिहाजा कई सीनियर रहनुमा भी हैं, ठीक है, वो काम उस दर्जे नहीं कर पाते और फिर वो टिकट के दावेदार भी बनते हैं। तो ज़ाहिर है पार्टियों ने अपना मफाद सोचना होता है। अब राजा रियाज से भी कई वादे वईद किए गए होंगे, उनको भी ज़ाहिर है टिकट दिया जा रहा है। जो उस सीट से पहले कोई लड़ता था नून लीग का, उसको ज़ाहिर है अब जवाब मिल गया होगा। गुजरांवाला में एमएनए की सीट कम हो गई है, इसी तरह कुछ और इलाकों में सीटें कम हुई हैं, फिर सीट एडजस्टमेंट भी है। अच्छा, एक पार्टी का बड़ा हम जोर शोर सुनते थे, ये जो इस्तेकाम पार्टी है, जी जी जी, मगर इस्तेकाम पार्टी तो बड़ी अजीब निकली कि उनके जो कागजात जमा हुए हैं, हाँ जी, कौमी असम्बली की सीटों पे 18 जमा हुए हैं और सूबाई पे 40, तो वो 60 सीटें और वो 60 सीटें मांग रहे थे। अब सीट एडजस्टमेंट पता नहीं किस तरह होगी उनकी। हाँ जी, इसी तरह मौलाना साहब भी सीटें मांग रहे हैं। किसी पार्टी के साथ उनकी बात भी तो मेरा ख्याल नहीं चली। नहीं, नून लीग के साथ बात तो चली, लेकिन वो सीटें इतनी मांगते हैं कि मियाँ साहब के पास गुंजाइश ही नहीं है, कहाँ से दें। अब मौलाना फजल रहमान भी 5 कौमी और 10 सूबाई सीटें मांग रहे हैं, चौधरी शुजात भी सीटें मांग रहे हैं, तो वो पुराने लोगों को भी एडजस्ट किया जा रहा है जिनसे वादे वहीद हुए। ठीक हो गया, तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी वादे वहीद हुए ना। अब वो खवातीन की लिस्ट में भी एक दो खवातीन ऐसी हैं जो शामिल कर ली गई हैं नून लीग की लिस्ट में, वो जो अदम एतमाद के वक्त जिन्होंने राजा रियाज का साथ दिया था। तो मेरा ख्याल है पार्टियों में और पार्टियों में भी इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सियासी नहीं, ये खानदानी इख्तलाफ। अच्छा, अब खानदानी इख्तलाफ ये है, हाँ जी, कि देखिए बहुत से लोगों को हमजा शहबाज चाहते हैं, इनका एक ग्रुप है जो हमजा शहबाज और मरियम का अलग अलग है, जी जी, लाहौर में भी। अब जो मरियम का जो लाहौर में जो जलसा फ्लॉप हुआ था शहदारा में, उसके बारे में कहा गया कि ये हमजा शहबाज ने फ्लॉप कराया है, तो एक ग्रुपिंग तो है। लाहौर मुस्लिम लीग के अंदर भी ग्रुपिंग है, पंजाब के अंदर भी ग्रुपिंग है। आपके खानदानी जो क्लैशेस हैं उनको अगर आप पॉलिटिक्स में ना लेके आए तो बेहतर होगा। इससे तो पूरे खानदान कोई हमजा शहबाज की आंख का तारा है, कोई मरियम नवाज की आंख का तारा है, कहीं पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाते हैं नवाज शरीफ के सामने कि मियाँ साहब ये तो वादा किया था, उस वक्त हमने वादा किया था, कमिटमेंट की थी। वाह 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 सर, वो जो कमिटमेंट है वो भी निभाना पड़ रही है।
जो तलाल चौधरी का केस था ना, उसमें यही बात हुई। ठीक हो गया, उन्होंने कहा वो कमिटमेंट निभाना पड़ रही है। ठीक हो गया। नुखैर साहब, ये इस बात को तो आप भी एडमिट कर रहे हैं कि जाहिर है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, हर किसी का अपना हल्का अहबाब होता है, आपने किसी के साथ कमिटमेंट की होती है, ये इश्यूज तो हैं। लेकिन वही मैं डेली एक जुमला बोलती हूँ कि इलेक्शन करीब है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी पार्टी को पॉलिटिकली भी? इन लोगों को इन चीज़ों को अपने दरमियान रखना चाहिए और अपने घर में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये जो दो धड़े दो कैंप बन गए हैं, ये खानदानी झगड़ों को, जी जी बिल्कुल, इसमें खानदानी झगड़ा कौन सा बताया उन्होंने? खानदानी झगड़ी तो है चचा। उन्होंने कहीं कहा कि वो मेरी जायदाद ले गया या उसने वो अरे फलाने रिश्ता नहीं जब दिया। सियासत खानदान में होगी तो इश्यूज तो होंगे ना खानदान, और उसी सियासत को, इसीलिए तो यही तो रीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाज जगहों पे आपस में रिश्तेदार किसी एक जगह पे जॉब भी करते हैं इकट्ठे, तो जॉब के हवाले से उनमें इख्तलाफ हो जाए तो वो खानदानी इख्तलाफ नहीं कहलाता। ये सियासत के हवाले से है, जो बातें उन्होंने की हैं वो सियासत के हवाले से। मैं ये कह रही हूँ कि फैमिली भी तो है ना, तो इन लोगों को नहीं चाहिए कि अगर आप सियासी पॉलिटिकली जो आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसमें अगर आप के खानदान के कुछ इश्यूज हैं, मुझे लगता है आप उनसे ज्यादा वेलविशर हैं। ये जो सियासत क्यों नहीं है, इतनी मकबूल पार्टी है, सुमेरा मिर्जा मकबूलियत भी है, मकबूलियत भी है इस बार, तो मैं चाहती हूँ उनको नुकसान ना पहुंचे। ज्यादा वेलविशर, ये जो सियासत का, और आपको लगता है कि आपके मशवरे पे, जी जी बरला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये हैं। जो सियासत का इख्तलाफ है ना, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि खानदान का झगड़ा है। देखिए ये तो इतना जबरदस्त झगड़ा होता है कि औरंगजेब आलमगीर अपने सारे भाइयों को मार देता है, बाप को कैद कर देता है, फिर हुक्मरानी पे आके बैठता है, तो इसको आप मामूली इख्तलाफ ना समझे, बिल्कुल ये बहुत गहरे इख्तलाफ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का भी किसी से इख्तलाफ है जी। और वो क्या कहलाएगा? हफीजुल्लाह का तारुफ क्या है? तारुफ क्या? अच्छा देखिए, अब जब बात का जवाब ना हो तो फिर ये कह दिया जाता है कि फलां का तारुफ क्या। हफीजुल्लाह नियाज़ी अपने बचपन से वो सियासत में एक्टिव हैं, वो कॉलमिस्ट हैं, वो दानिश्वर हैं, ये उनका तारुफ है। अगर आपने उनके कॉलम नहीं पढ़े तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो, इनका तारफ मियाँ नवाज शरीफ है। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह ये जो इमरान खान के रिश्तेदार हैं जितने, इनका तारफ इमरान खान है। ये बात कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हकीकत यही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपना एक मुकाम रखते हैं, ये बात भी कोई माने ना माने, और इमरान खान साहब को सियासत में लाने और सियासत सिखाने वाले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। जितनी कुर्बानियां, मेरा बहरहाल, मेरा कहने का फिर भी आप खान साहब की पॉलिटिक्स पे शक करते हैं कि वो अच्छे सियासतदान नहीं है, इसलिए उसकी वजूहात फिर कुछ और हैं सुमेरा। ठीक हो, वो कुछ लंबी बात चली जाएगी, लेकिन कहने का मकसद है कि खानदानों में वहां भी लड़ाइयां हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पर बल्ला साहब ने, नुखैर साहब एक बात की है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब है, ही इज एवरीथिंग, ही इज द किंग। अच्छा, जब 2018 के बाद जब कुछ इश्यूज चले और नून लीग जो है वो मुश्किलात से दो चार हुई, वो तो खैर 2018 से पहले ही हो गई थी, लेकिन खान साहब की हुकूमत आने के बाद, उसके बाद जब मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, तब आपको भी याद होगा एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि अगली दफ़ा जो वज़ीर आज़म होंगी वो मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो इस तरह की बात हमें अब तो सुनाई नहीं दे रही है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तो अभी भी नवाज शरीफ ही हैं। 4 दिन पहले तो आप डिस्कस कर रहे थे कि कैप्टन सफदर ने कहा है कि मानसेरे की बहू वजीर आला बनेगी। 4 दिन पहले बात हुई है ना, 4-5 दिन बिल्कुल हुई। अभी आप कह रहे हैं अब ये बात सुनने को नहीं मिल रही, तो मिली ना। वजीर आला की बात कर रही हूँ ना, वजारत उज़्मा की बात नहीं कर रही मैं वजारत उज़्मा की बात कर रही हूँ। वजारत उज़्मा मेरा नहीं ख्याल अगली जो वजारत उज़्मा जज्बात में, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी यही खानदानी इश्यूज हैं। वजारत उज़्मा के लिए नहीं, मैं वैसे आपको बता, ये जिगरा नहीं है इनका नवाज शरीफ। अच्छा, वो मरियम को बना दे वजारत उज़्मा, आपने तो किसी हाल में नहीं खुश होना ना। नहीं, मैंने कब तो तय किया हुआ है, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। किसी उन्होंने शायद खान अब्बासी को बनाया, वो आपका मसला बन गया। उन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया, वो आपके मसले बन गए। बिल्कुल नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि वजारत शहबाज शरीफ साहब तो सूट ही नहीं किया, हमारा तो ज़हन ही नहीं एक्सेप्ट करता कि शहबाज शरीफ साहब भी कभी वजीर आजम थे। अच्छा, लेकिन मेरा ज़हन एक्सेप्ट करता है कि अगर वजीर आजम इमरान खान भी हों तो मैं उनकी इज्जत करूंगा, इसलिए कि वो नहीं, मेरा ज़हन आपकी तरह नहीं है ना कि आपने एक ज़हन 22 ज़हन बनाया हुआ है। मैंने कहा एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने ये कब कहा कि इज्जत नहीं करते नुखैर साहब? नहीं, इसलिए कोई भी 16 महीने आए, वो मुल्क का सत्यानाश करके चले गए। बैठे जिन्होंने बेड़ा गर्क करके गए, अगर ये 16 माह ना आते तो आपका डॉलर 1000 पे पहुंचा हुआ था। वो महंगाई की बात डिफॉल्ट कर गए थे, आपका डॉलर कहां पे पहुंच जाना था? नुखैर साहब, डिफॉल्ट करना इट्स अ बिग थिंग। जब डिफॉल्ट एक बहुत बड़ी टर्म है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रोका हुआ है, तो तब आपको कुछ अल्लाह ना करे हमारा मुल्क कभी डिफॉल्ट कर जाए। वही जो पीछे डंकी राजा साहब बैठे हुए थे, उन्हीं की वजह से ये नुखैर साहब आप देख लें। अब आप डंकी राजा मैंने कहा है और कुछ नहीं।
नहीं कहा, ठीक है, वो तो कोई फिल्म एक का नाम आध है। मिनट बल्ला मुझे भी साहब, मिल जाएगा। प्लीज प्लीज गुजारिश प्लीज ये है प्लीज प्लीज कि ये लोगों को सब पता है किसने महंगाई की किसने नहीं की। इधर गले फाड़ फाड़ जो मर्जी सही, कहें, हाँ। ठीक है, इतने बड़े-बड़े आप जलसे लेकर आए 16 थे। महीनों में लोगों का जो कचूमर निकला, लोगों की जिंदगियों में जो तंगी आई, ये लोग जानते हैं। 60 रुपए से ज्यादा पेट्रोल किसने किया ये लोग जानते होंगे। हाँ, लोग जानते हैं ना, सब जानते हैं। 60 से ऊपर कौन लेके गया था पेट्रोल? भाई लोग जानते हैं ना, लोगों को बताने की जरूरत नहीं 350 है। तक डॉलर आपकी किसी बात है, वो हुकूमत जाने। में आया नुखेज साहब, ठीक है, डॉलर देखें, महंगाई का नारा ये लेकर जो आए थे ना, इत्तिफल तो- सिंध से निकले थे, हाँ। इतना बड़ा जलसा किया, इतनी बड़ी गैदरिंग हाँ। की, किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ। 16 महीने में क्या किया आके? 16 महंगाई कम की? आप वो तो अब आप कहेंगे कि वो पिछली हुकूमत के आफ्टर दोनों ने किया। अच्छा, जो मैंने किया ना वो भी आप पहले कह देंगे, अब आप ये कहेंगे आप उसी यानी को जो बता- मैं जो आप मैंने 16 महीने में जो- कुछ भी नहीं कर सके, जो उसकी मैं- महंगाई को कम जो कर देते, मैंने- आपने तो बढ़ा दिया। उन्होंने कर दिया अपने 4 साल के अरसे में कर दी महंगाई कम। एक महंगाई माफ सुमेरा से खिलाओ सवाल है की। मेरा, ठहर जाए बर्दाश्त जी कर जी जाए। जी जी उन्होंने जी। 4 वो साल महंगाई का नारा नहीं लेके आए, क्या क्या नारा लेके जो आए? महंगाई का नारा लेके आए उन्होंने डबल उन्होंने ट्रिपल तो नुखेज साहब वैसे भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ जी, हाँ जी। बिजली के बिल किन्होंने जलाए थे? बिजली के बिलों किन्होंने में जलाए बिजली थे? के बिलों में रिलीफ किसने दिया था? नहीं नहीं कोरोना में? क्या रिलीफ दिया था बताएं। आपको नहीं पता किसने नहीं, रिलीफ मुझे क्या नहीं- रिलीफ दिया था? मुझे नहीं पता, बता दें आप, मैं मान आपको फिर जाऊंगा। आपको फिर नहीं, बिजली information के नहीं। बिल उन्होंने जलाए, उन्होंने टमाटर और ये फलाना इन चीजों के खिलाफ एहतजाज किया महंगाई की, और आप कह रही हैं वो महंगाई के खिलाफ नहीं। क्या करने आए थे? क्या था उनका मोटो? देखें खान साहब नुखेज किस लिए आए थे? किसी भी हुकूमत में इतनी परसेंटेज से महंगाई नहीं बढ़ी जितनी आपने तो 16 महीनों में देखी बढ़ी। नहीं, आप परसेंटेज पढ़े वो वाली। ये कहना कितना आसान सर, है कि उन्होंने तो महंगाई की नहीं थी। 300 गुना, ठीक है ना। गैस का बिल हम 350 पे करते थे, अब हम 34,000 रुपया गैस का बिल पे करते हैं। आपने ये 16 महीनों में हुआ, उससे पहले नहीं था, उससे पहले नहीं उसका ताल्लुक 16 महीनों से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी आबादी और गैस के कम होने से वो है। 16 महीनों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। वाह वाह वाह। और ये फैसला हो चुका था। आप पिछली सुभान अल्लाह। मैं आपको ला के दिखाऊंगा, अखबार देखिएगा, ये फैसला उनकी गवर्नमेंट में हो चुका था। मुझे जुमला याद है कि गैस अब सस्ती तो नहीं ना मिलेगी। आते गैस महंगी- इमरान खान को भुगतने देते ना। अच्छा, वो भुगतता रहता तो ठीक था। हाँ, ठीक अच्छा, है, ये तब भुगत आप रहे हैं, उसके वो हक बात में ठीक थे। है। तब आप उसके हक में थे। नुखेज साहब वो भुगतता रहता, आपको आज बात करने का मौका मिलता। आपकी तसल्ली कि हो गई। 300 गुना जो असल कीमतें में- हैं वो असल- इन्होंने बढ़ाई असल में हैं। सुमेरा बल्ला साहब गुस्सा इस बात का है कि खान नहीं, साहब नहीं, को मैं- आईनी तौर पे हटाया क्यों गया? ठीक है, आईनी तौर पे उनको हटाने रहना का चाहिए था, किसको सारी गुस्सा जिंदगी आता रहते है? मौजें करते, बल्ला आप साहब, भी खुश, हम भी खुश। बल्ला साहब जी जी हम बल्ला तो साहब। सुनने आए हैं। नहीं नहीं पूछे प्लीज। गुले नुखेज अख्तर साहब, वो तकरीर बड़ी शानदार कर रहे हैं। सही बात है। हम सुनने आए हैं। नहीं नहीं, आप कहेंगे कुछ ना कुछ, कोई इधर उधर की करें कोई बात जैसे आप करते हैं। जी जी नहीं, इधर उधर जी की बल्ला क्या? साहब। नहीं, किसी के खिलाफ देखिए, बात करें। कोरोना उनके दौर में आया और दुनिया ने तारीफ की बिल्कुल। कि जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया पाकिस्तान ने, जो हिकमत अमली अपनाई, हमने क्या करनी है, दुनिया ने तारीफ की। फिर उस दौरान कि कोई भूखा नहीं मरा, कोई भूखा नहीं सोया। अच्छा, फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में मुआवजा एक बड़ा मसला है, तो हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड डाल दिया। क्या ये काम कम था? अच्छा, जिम्मेदार, मुझे 4 रोज़ पहले एक जिम्मेदार ऐसा जिसकी 4 मरबा ज़मीन है फैसलाबाद में, वो कह रहा था मैं पिछले 35 सालों में 3 साल खुश रहा हूँ। ये जो दौर इमरान खान का गुजरा कि हमें फसलों के रेट मुनासिब मिले, हम खुशहाल हो गए। तो वरना तो उसने कहा जिम्मेदारा घाटे का सौदा है। जी, जी, अब ये जिम्मेदार कह रहा है, मैं तो उसकी बात सुन के हैरान हुआ कि अच्छा, इस दौरान कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसने कहा जी मैं 35 साल से जिम्मेदार पीटीआई का होगा। ठीक है, नहीं ये मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई का था या किसका था, मैंने तो उससे नहीं पूछा। अब लोगों को मैं पहले अर्ज किया है कि लोग सियाने हो गया, लोगों को पता है कि किस दौर में महंगाई हुई, किस में नहीं हुई। ये जो 16 महीने थे, ये इस मुल्क पे क्यामत बन के टूटे, आफत बन के आप टूटे। डायरेक्टली बल्ला साहब से पूछ सकते हैं। नहीं, पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। बल्ला साहब भी अपने ही है। बल्ला साहब, पिछले एक प्रोग्राम में आपसे बात हुई और आपने एडमिट किया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट से लोग आखिरी अदवार में, उसके आखिरी दौर में बदजन हो चुके जी थे। जी ऐसा ही था ना? आप बात वो क्यों हुए थे? रीजन क्या थी? हाँ, रीज़न ये थी कि देखिए, लोगों के बहुत से मसाइल ऐसे थे जो हल नहीं हो पा रहे थे। ख़ास तौर पे आपके MNAs और MPs जो थे, उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे। तरक्याती फंड्स के नामों पे ये जो फंड्स इकट्ठे करते हैं, वो नहीं मिल रहे थे। वो फिर मियाँ शहबाज शरीफ जब आए, उन्होंने अभी उधर ही रहे ना, तरक्याती अभी उधर ही रहे। फंड्स के मुंह खोल दिए। साहब को आने तो से पहले थोड़ा उधर ही रहे ना।
सिर्फ यही मसला था। मैंने तो 1000 बार कहा महंगाई का मसला नहीं था। मैं कोई बात नहीं, आपसे पूछ लेने में हर्ज तो नहीं है ना। चले मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो आपकी तकरीर सुन जाता हूं। मैं तो सर आपको सुननी चाहिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। रीजन डिस्कस कर, अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से बचाए। ये होता है सवाल से भागने का सही रीजन डिस्कस कर रहे हैं ना बिरला साहब जी, ठीक है। रीजन बताइए कि क्या हुआ था, अब वो रीजन बताइए ना जो है। क्या महंगाई की वजह से लोग बदजन नहीं थे? आप सर्वे उठाएं, हमारे चैनल पे हुए थे। मैंने उस दिन कहा था थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि जो इसके बाद आएंगे वो कफन लेकर भी गायब हो जाएंगे। यानी थे उस वक्त महंगाई के ना, वही महंगाई बाद में आने वालों ने एहसास दिलाया, वही जो प्रॉब्लम वो अच्छा था। वो जब बाद में आएंगे तो उस वक्त ये भी एहसास उन्होंने दिलाया कि जो पहले था वो अच्छा था। नहीं, वो तो एहसास नहीं, उससे पहले लोगों ने नहीं कहा कि जो पहले था वो अच्छा था। अच्छा, ये जब वो आया तो उस वक्त पीटीआई के दौर में भी लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो नवाज शरीफ ही थे। हाँ जी, उसने कहा कि ये 16 महीने हमारे गले पड़ गए हैं। इसमें जो महंगाई की, अकबर एस बाबर का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। मेंबर है भाई, वो बुनियादी मेंबर जोड़े कहते रहे, बुनियादी मेंबर तो कब का निकल चुका। अच्छा, पीटीआई का मेंबर रहा है, वो अब कुछ कहता रहे तो आपको उसका भाई ये एमएनए रहा है, दानियाल वजीर रहा है, फैसल वाडा क्या रहा है, वजीर कह रहा है, फैसल वाडा क्या रहा है आपका, तो फैसल वाडा आपका वजीर आला रहा है, वो क्या नाम है, परवेज खट्टर वजीर आला रहा है। नहीं नहीं, नुखैर साहब आपकी बात, नाम ऑफर हुआ है। नुखैर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि हर हुकूमत जो है ना वो ये कहती है कि जी पिछली हुकूमत ठीक थी, तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी उन्होंने, लोगों ने जो है वो कहना शुरू कर दिया था कि इससे अच्छा तो पिछली हुकूमत ही थी, नून लीग की हुकूमत थी, वो बेहतर थी। क्या हुआ, जो खाता था तो लगाता भी तो था ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की। इलेक्शंस जो हैं उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हो रहे हैं। तमाम पार्टीज़ अपने अपने जो उनके तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए तैयारियां कर रही हैं, और तकरीबन हर पार्टी जो है वो यही कह रही है या उसकी ये ख्वाहिश है कि वज़ारत उज़्मा उनकी होगी, इस बार इक़्तिदार उनका होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिकवे कर रहे हैं कि जी हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं दी जा रही है। कुछ अदालती मामलात भी हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, और उसके साथ साथ इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो जारी है। इस्लामाबाद में आज कुछ सेनेटर्स ने बात की है, उन्होंने क्या कहा है वो सुन के वापस आते हैं। जी आपने सुना, सेनेटर्स जो हैं वो ज़ाहिर है उनका ताल्लुक डिफरेंट पार्टीज से है, तो उनकी बातों से झलकता है कि किसी के अगर शिकवे हैं तो कोई कॉन्फिडेंट हमें नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इलेक्शंस को लेकर। मगर बिरला साहब, अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो परफॉर्मेंस की बेस पे अवाम में मकबूल है, और इस बार हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, अपनी गुड गवर्नेंस की बेस पे इस बार वो इक़्तिदार में आ सकते हैं? पहले बात ये सेनेटर्स की ना कर ले। जी 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 प्लीज़। एक तो हमारे दोस्त मेहरबान इरफान सदीकी साहब, उनको तो ज़ाहिर है सब हरा हरा नजर आ रहा है, वो तो कहते हैं कि सब अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही। दूसरा, आपने वो सैफुल्ला अबड़ो की बातें सुनी, वो सिंध से लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ज़ाहिर है नज़र आ रहा होगा कि कागजात छीने जा रहे हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल अभी तो जो सवाल आपका है ना उस पे बात कर ही नहीं रही सियासी जमातें। हाँ जी, हालांकि हमारी जो बड़ी, देखिए जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अब नून लीग जो है वो अपने हिसाब किताब में लगी हुई है, कहाँ से कितनी सीटें लें, किसको सीट एडजस्टमेंट करें। इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने हिसाबों में लगी हुई है, और पीपल्स जो पीटीआई है वो कागजात छीनने का रोना रो रही है, कागजात जमा ना होने का, या अभी तक उनकी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से होती हुई भी आज कह रही थी कि जो पहुंचती है तजवीज़ कुनंदा और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक देखिए वो मराहल हैं उनके सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी जब हो जाएगी तो फिर हम बात, ये जो सेनेटर एक बात कर रहे थे ना धांधली की बात, देखिए धांधली इस तरह के इलेक्शन तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि कागजात छीने जा रहे हों, लोगों को अगवा किया जा रहा हो, जबर और सितम किया जा रहा हो। इस तरह की मैंने पहले कार्रवाइयां हर्डल्स तो हर बार ही होती है, नौयत डिफरेंट होती है, लेकिन नौयत डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल ही ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। वो एक इलेक्शन थे, आपने बारी पे जरा बोलने, हमें भी बोलने थे। आपने पहले आपकी बोले थे, फिर आपका जवाब ले लेते। ठीक है, आपकी तकरीर आपने सुनी है पहले, तो गुजारिश ये है कि हमारी सियासी जमातें जो है ना
वो कारकर्दगी की बेस पे नहीं इलेक्शन में जा रही। कुछ पार्टियां जो हैं वो जा रही हैं इलेक्टेबल्स के जोर पे, ठीक है, कुछ जा रही है वोटर के जोर पे। तो मेरा ख्याल है कारकर्दगी तो कोई पार्टी भी नहीं गिनवा रही, और कोई पार्टी कारकर्दगी खैर हमारे यहाँ जेर बहस ही नहीं आती इलेक्शन में। ठीक है, कारकर्दगी जेर बहस आती है हमारे हमसाया मुल्क में। वहाँ केजरीवाल अपनी कारकर्दगी दिखाता है, ठीक हो गया, दिल्ली वाले लोग उसको मानते हैं, फिर वो पंजाब में चला जाता है और पंजाब में भी मैदान मारता है। अब उसको और भारतीय रियासतें भी कहती हैं कि हमारी तरफ आ जाएं। तो कारकर्दगी तो वहाँ पैमाना है, यहाँ तो और ही पैरामीटर्स डिफरेंट है, पैरामीटर्स ही डिफरेंट। नुकैब साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बातें की हैं, उन्होंने ये कहा है, पिछली बातों का मैं कुछ जवाब देना जी जी आप प्लीज दीजिए, और बाद में मैं शहबाज शरीफ साहब की बात भी करना चाहूंगी आपसे, उनका भी कमेंट, क्योंकि उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस की ही बात की है, तो इसलिए मैंने परफॉर्मेंस पे बरलास साहब का खुतबा मुलाजा फरमाया आपने, बड़े आराम से उन्होंने कहा कि जी ये तो इलेक्शन इस तरह के हमने तो कभी देखे नहीं। इसका मतलब है इन्होंने 2018 में ये या तो फिल्म देखते रहे हैं या सोए रहे हैं जब आरटीएस बैठा, और ये उस वक्त भी इनको कुछ पता नहीं होगा, उस वक्त ये शायद गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे जब लाइन लगी हुई थी और वहां से लोगों को मना किया जा रहा था, नून लीग वालों को, कि आपने वोट नहीं डालने, वीडियोस मौजूद हैं। इनको उस वक्त भी नहीं पता चला जब वोटों की गिनती होनी थी और ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई जरूरत नहीं, रिकाउंटिंग की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो जुल्म जो अपने आप पे हो वो इंसान को बहुत खौफनाक और बहुत बड़ा लगता है। अब इन्होंने एक इल्जाम लगाया जी कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो तो जारी बात है उन्होंने तो उस मुस्लिम लीग की हिमायत करनी है। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस वक्त बरलास साहब जो बैठे हैं ये तो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, इनके अंदर तो ये पीटीआई के खिलाफ असल में बात कर रहे हैं, ये उनकी हर मूवमेंट का दिफा तो नहीं कर रहे। सो इस चीज को ज़हन में रखिए कि जहां आपको लगे आपकी बात सच है, इस दुनिया में जितने इंसान हैं उतने ही सच हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि जो आपकी बात सच है वो दूसरे की। ठीक है, मुझे नंबर दो मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना, क्लोजिंग तो आज करनी नहीं हमने, छोड़ दें, अगला प्रोग्राम भी हमारा ही होगा। जी जी। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बात की ना जी, ये कागजात नामजद की सुमेरा आपको पता है जमा हो गए हैं, सबके जमा हो गए, पीटीआई के भी जमा हो गए। वो कमबख्त कौन है जो कह रहे थे हमारे कागजात, कल ही तो अभी हमने बात की कि अदालतों के इन्वॉल्वमेंट के बाद कागजात जमा हुए। अब मेरी बात आप हमेशा काट रही हैं, ये देख लें, मेरा पूरा जुमला होने नहीं दे रही आप। मैं ये कह रहा हूं वो जो लोग कह रहे थे हमारे कागजात नामजदगी एक एसएचओ लेके भाग गया, उनको फिर दोबारा मिल गए होंगे ना कागजात नामजदगी? नहीं मिलते तो वो कैसे जमा हो गए? उनके नहीं हुए होंगे, बाकियों के हो गए, सारे हलकों से जमा हुए हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हर हलके से हमारे जमा हो गए। मुझे ठीक हो गया, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए बरलास साहब। बस जी, अभी इलेक्शन का ढोल चाह रहा है, बजेगा, सब सिक्योरिटी जो है ना ये बड़ा एक सख्त अमल होगा, बिल्कुल उसके बाद हतमी फरिश्त आएगी। तो देखिए मैदान हाजिर है, कौन जीतता है, जिसके पास वोटर होंगे वो जीत जाएगा। मैदान हाजिर है, असली बात ही यही है कि जिसके पास वोटर होगा वो जीत जाएगा। असल जो गेम है वो वोटर की है, जिसने वोट कास्ट करना है, यानी असल गेम जो है वो 8 फरवरी 2024 की है। जितनी मर्जी दौड़ें लगाते रहें, जितनी मर्जी हर्डल्स क्रिएट करते रहें, जितने मर्जी शिकवे शिकायतें आते रहें, असल गेम जो है वो 8 फरवरी को होगी और वहां लगेगी अवाम की अदालत। उस दिन देखा जाएगा कि किसकी जीत होगी। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब, मज़हर बरलास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।